तो भाई प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, और वो भारत के यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडिटी का सिंबल की तरह कार्य करता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बेसिकली डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। और दूसरी बात यह कि उसके इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज के 3 बहुमूल्य पार्ट हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट यह है कि दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखें 6 ऐसे राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, बिहार हुआ और यूपी हुआ। ये ऐसे राज्य है जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेती है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब विधान परिषद भाग नहीं लेता, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। और 3 हमारे ऐसे यूटी हैं, जैसे दिल्ली हुआ और पुदुचेरी हुआ और जम्मू कश्मीर हुआ, जहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेंगे, ठीक है भाई। याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट करना हो तो पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली पुदुचेरी के भी पार्ट नहीं लेते, ठीक है, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्ट लेते। भाई जहां भी, जिस भी राज्य में कोई अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो वहां के लोग भी पार्ट, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते। जैसे आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर में पहले पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, ऑल दो 370 के तहत उसको एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था, लेकिन वहां पे राज्य था वो, तब उसकी सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जम्मू कश्मीर के लोग एज अ राज्य वहां पर पार्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो यूटी बन चुका है तो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा, वोट ऑफ एमएलए क्या क्या महत्वपूर्ण है उसका। अलग अलग राज्य की अलग अलग वोट ऑफ सिंगल पर्सन, सिंगल इलेक्टेड मेंबर की वोट की वैल्यू होती है। और वो कैसे ज्ञात होती है, हमें पता लगता है कि अगर हम उस राज्य की पॉपुलेशन को भाग दे दें वहां के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स को, और उसको गुना कर दें 1/1000वें भाग, तो वो उस राज्य की एक एमएलए की वैल्यू निकल जाती है। अगर हम लोग कंपेयर करें गोवा के इलेक्टेड मेंबर्स की एमएलए की क्या वैल्यू है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और यूपी के एमएलए की क्या वैल्यू है, तो क्योंकि वहां की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है यूपी की, तो वहां के एमएलए की जो वैल्यू है प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गोवा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट भी ज्यादा है कहाँ पे, यूपी में, एज कंपेयर टू गोवा। अगर मैं एमपी की वैल्यू के बारे में बात करूं तो एमपी की वैल्यू जो जितने भी एमएलए सभी स्टेट के हैं उनकी टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो एक एमपी की वोट वैल्यू होती है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है भाई वो बेसिकली होता है, सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट पे होती है। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है या जो वोटिंग सीक्रेट बैलेट पे होती है, ये अश्योर करती है कि जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल आएगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इलेक्टेड होकर आएगा, और वो प्रेसिडेंट में मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इलेक्ट होकर आएगा। दूसरा ये कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कोटा होता है वो होता है जितने वैलिड वोट डले डिवाइड बाय 2 जमा में 1, 2 का जो रिप्रेजेंटेशन है जिससे 2 से भाग किया गया है, एक तो वो कैंडिडेट और एक उसका ओपोनेंट, ठीक है, तो ऐसे 2 से भाग किया गया है। याद रखना कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में जो भी डाउट या डिस्प्यूट होते हैं उसको सोल्व करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है, ये याद रखना। अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वॉइड डिक्लेयर हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा जितने भी एक्ट किए गए हैं उस मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटने से पहले जो भी उसने एक्ट करे हैं वो खारिज नहीं होते, वो कंटिन्यू रहते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट की कुर्सी हटा दी गई और उसको उसके एक्ट खारिज हो गए, ऐसा नहीं होता, उसके एक्ट कंटिन्यू होते हैं। मतलब अगर उसने जिसको भी अवार्ड अवार्ड दिया तो उससे अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा, ये याद रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों जरूरी है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे पास रियल पावर होती है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव करार देता है विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके पास रियल पावर होती है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनियल हेड, सिर्फ नाम का हेड है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना काफी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे इलेक्शन जहां पे सिर्फ वो नाम के हेड के लिए इलेक्शन हो रहा है, कॉस्टली भी होगा और शायद उसके लिए बेइज्जती भी बात होगी कि हम तो हमारे लिए बात होगी कि हम जो अपना बंदा इलेक्ट करके भेज रहे हैं वो सिर्फ नाम का हेड है, तो वो जो पोस्ट के लिए है वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट देती है। इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन ना होके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी? प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होगी वो ये होगी कि प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात, उसके 35 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। दूसरी बात, वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लायक हो, वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लायक हो। डन है? लोकसभा का मेंबर ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए जो भी एक लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है, और वो इलेक्ट होने लायक हो, ये है। दूसरा बात ये कि उसके पास कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी और पोस्ट पे नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी पे लगा हुआ हो और फिर वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करे, तो पहले उसको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट खुद से है, वाइस प्रेसिडेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या किसी का भी मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट कुर्सी के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है किसी स्टेट का, मिनिस्टर है किसी यूनियन स्टेट का, तो वो प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए अपनी पोस्ट में रह के अप्लाई कर सकता है, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाए तो फिर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसकी पोस्ट रिजाइन हो जाती है। दूसरा ये है कि जिस भी मेंबर को हम नॉमिनेट करते हैं कि उसके पास एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज ए प्रपोजर्स, और 50 एज ए इलेक्टर होने चाहिए एज ए सेकेंडर्स। मतलब उसको 50 तो फेवर करे कि हाँ यही होना चाहिए, और सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए 50 लोगों की, तब जाके प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट होता है। दूसरा, जो भी नॉमिनेशन फिल कर रहा है वो 15,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करता आरबीआई में। अगर वो सक्षम नहीं होता है वोट लेने के तो उसके 15,000 रुपए जब्त हो जाते हैं। मतलब उसको कोई वोट नहीं मिलती। वोट मिलने का तरीका ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/6 उसको वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है। 15,000 रुपए आरबीआई में जब्त रहती है। ये 15,000 रुपए पहले 2,500 कुछ थी, अब ये 15,000 क्यों कर दिया है? क्योंकि उसके पीछे कारण है ताकि कोई इस इलेक्शन को सब सीरियस ले, ऐसे नहीं कि मजे मेरे इलेक्शन लड़ने आ गया, ठीक है। ऑल दो 15,000 को ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है नेता लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इस इलेक्शन को थोड़ा सीरियस दिखाने के लिए 15,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है। दूसरा ये है कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का उनको ओथ दिला सकता है। ओथ लेते हुए वो ये कसम खाते हैं कि वो अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे और कानून को मानेंगे। तीसरा, अपनी सर्विस के प्रति डिवोट होंगे और इस भारत के लोगों के प्रति फुल्ली डिवोटेड होकर उनकी सेवा करेंगे। ये उनकी ओथ में होता है और चीफ जस्टिस को अपनी ओथ देते हैं। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो किसी भी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। पहली बात ये, मतलब वो उनके हमने अभी पढ़ा था कि उनकी क्वालिफिकेशन में था कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, वहां का मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है, लायक होना चाहिए लोकसभा के मेंबर का। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो भी उसको जो घर मिलता है, ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, उसको रेंट नहीं देना पड़ता। दूसरा ये है कि जो भी उसको इमोलमेंट्स मिलते हैं या अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, वो मतलब मिलते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा ये है कि
जो भी उसको, अगर उसका ऑफिस खत्म हो जाता है तो उसके इम्यूनिटीज और अलाउंसेस उसके बंद नहीं होते हैं, जारी रहते हैं। प्रिविलेजेस क्या मिलती है और इम्यूनिटीज क्या मिलती हैं? प्रिविलेजेस ये, इम्यूनिटी ये है कि उसके ऑफिस चलते हुए उसके ऊपर कोई लीगल केस नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए इम्यून रहता है, मतलब वो सेफ रहता है, कोई उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं लग सकता। दूसरा, उसको जेल में नहीं डाल सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर हम लोग कोई भी केस उनके प्रति होता है, प्रेसिडेंट साहब के प्रति, तो 2 महीने का नोटिस जारी होता है, फिर सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर उनको उसकी पोस्ट से इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस, जो हमारी प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो 5 साल के लिए होता है, टर्म टेन्योर, ठीक है। वो रिजाइन दे सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। देखो, ओथ ली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और जो रिजाइन करा वो वाइस प्रेसिडेंट के सामने करा। उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। यूएसए में ऐसा होता है कि एक पर्सन 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट का, लेकिन भारत में कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, वो कितने साल तक भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और कितनी बार भी लड़ सकते हैं। फिर आता है हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो तब लागू होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, तब होता है। जो चार्ज होता है वो किसी भी हाउस से उठ सकता है, चाहे वो लोकसभा से उठे चाहे राज्यसभा से उठे, लेकिन जिस भी सभा से उठे वहां से वहां के 1/4 मेंबर उसको सपोर्ट करते हो, उस इम्पीचमेंट प्रोसीजर को सपोर्ट करते हो। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उनको 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है कि भाई साहब आपके प्रति ये होने जा रहा है, और जहां भी जो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन जहां से भी उठा है पहले वहीं पर पास होता है, और वहां पर पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का, चाहे वो लोकसभा से उठे चाहे वो राज्यसभा से उठे। फिर वो दूसरे सदन में जाता है, वहां पर वो ये चेक करते हैं कि जो भी एलिगेशन प्रेसिडेंट साहब पर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। फिर उस पर प्रोसीडिंग्स होती है, और वहां पे उन प्रोसीडिंग्स में वो जाने का हकदार होता है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अगर वहां पर भी ये पाया जाता है कि प्रेसिडेंट गिल्टी है, तो वहां पर भी 2/3 बहुमत चाहिए होता है उस सदन का भी, तब जाके रिजोल्यूशन पास होता है और प्रेसिडेंट साहब हटाया था। अब तक ऐसे हमारे कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो और उनका इम्पीचमेंट हुआ हो। हमारे सब प्रेसिडेंट अच्छे आए हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन भाग लेता है। देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भेजे जाते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन में, लेकिन इम्पीचमेंट में वो पार्ट लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेंगे, वो ये याद रखना। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे खाली होती है, मतलब क्या पोस्ट वैकेंट हो जाए। भाई, एक तो उनका टेन्योर 5 साल का पूरा हो जाए, दूसरा ये है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, दूसरा उनका इम्पीचमेंट हो जाए, चौथा उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए, या उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए, खारिज हो जाए उनका इलेक्शन, तो हो जाती है। भाई, अगर इलेक्शन के द्वारा वैकेंसी फिल की जा रही है तो यह श्योरिटी है कि उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर इलेक्शन में डिले होता है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो तब तक उस गद्दी पर बैठा होता है जब तक कोई नया कैंडिडेट अपने चार्जेस एज्यूम नहीं कर लेता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन में डिले हो रहा है तो एक क्वेश्चन होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट उस कुर्सी पे जाके बैठ सकता है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पे तभी बैठ सकता है जब प्रेसिडेंट साहब अपने टेन्योर में या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या उनका क्या कहते हैं वो कहीं पे छुट्टियों पे जा रखे हैं, और भारत में प्रेसिडेंट साहब की रिक्वायरमेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, ठीक है, या वो रिजाइन कर देते हैं तब भी। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन है अगर वो रिजाइन कर दे या उनकी मृत्यु हो जाए या कहीं, तो कहानी ये है कि 6 महीने के भीतर उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पर बैठता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पर, मतलब वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है भारत में, तो उनके नाम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुर्सी पर बैठता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज बैठता है। फिर अगर सीनियर मोस्ट जज भी नहीं है तो फिर उससे नीचे, मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है।
दूसरा ये है कि अगर रिजाइन दे दिया या मृत्यु होगी प्रेसिडेंट साहब की, तो वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पर जाकर बैठता है, तो क्या उसको जो सैलरी मिलती है या अलाउंसेस मिलते हैं या इम्यूलमेंट्स मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के मिलेंगे या चीफ जस्टिस गद्दी पर बैठे तो चीफ जस्टिस के मिलेंगे? नहीं, वो जितने टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठते हैं उनकी जो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो प्रेसिडेंट साहब को जो सेवा मिलती है वो उनको मिलती है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अलाउंसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब उनको प्रेसिडेंट साहब का मिलता है। फिर अगला पॉइंट आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अभी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट करने के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।